हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। फिर से एक नया चैप्टर लेकर आपके सामने हूँ। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 2 अर्थव्यवस्था का भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ठीक है, अगला प्रश्न ही हमसे पूछ लिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान जो हमने देखी थी स्कीम 2005 में आई थी नरेगा, इसके उद्देश्यों की व्याख्या करनी है। यानी इसका क्या उद्देश्य था, इस स्कीम का, इस योजना का क्या उद्देश्य था, हमें वो बताना है। केंद्र सरकार ने भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार, यानी गांव के ऐसे लोग जिन्हें काम नहीं मिला हुआ, जो ज्यादातर समय बेरोजगार रहते हैं। जब खेती है तब तो खेती कर ली, जब खेती नहीं है तब वो लोग क्या करें, उनके पास आय का कोई साधन नहीं रहता। तो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए भारत सरकार ने काम का अधिकार लागू किया और उसके लिए एक कानून बनाया, और इस कानून को कहते हैं हम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। क्योंकि ये कानून 2005 में आया था, इसीलिए इसके आगे 2005 लिख दिया जाता है। ठीक है, अब इस कानून के कुछ उद्देश्य हैं। जब भी कभी कोई कानून आता है तो कुछ उद्देश्यों के साथ में आता है। जैसे आपके विद्यालय में भी अगर मान लीजिए आपके जो प्रधानाचार्य हैं वे कोई कानून लेकर आते हैं कि कल से सभी बच्चे 7 बजे आएंगे, तो उसका कुछ उद्देश्य होता है। उद्देश्य उसके पीछे क्या है कि बच्चे समय पर आएंगे, समय पर आएंगे तो उनकी समय से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी, समय पर अपना काम खत्म करके घर जा पाएंगे। सुबह समय पर आएंगे तो सुबह जल्दी उठेंगे, जल्दी उठने से उनका जो मानसिक विकास है वह तीव्र होगा। यानी बहुत सारे उद्देश्य छुपे होते हैं किसी भी कानून में। उसी तरीके से ये जो कानून आया था आपका रोजगार गारंटी कानून, इसके 3 उद्देश्य इस तरीके से हैं। जैसे उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम हैं और जिन्हें काम की जरूरत है को सरकार द्वारा 1 वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इस कानून के तहत सरकार ने ये सुनिश्चित किया, सरकार ने ऐसा कहा कि हम हर व्यक्ति जो रोजगार कर सकता है उसे 100 दिन का काम हम देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, काम मिलेगा तो उसकी आय बढ़ेगी। दूसरा, यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। जैसे हमारे स्कूल में जब अगर मान लीजिए प्रधानाचार्य ने 7 बजे आने का नियम लगा दिया, कानून लगा दिया, उसमें वो ये भी कहते हैं कि अगर कोई 7 बजे के बाद में आएगा तो वो फील्ड में खड़ा रहेगा। इसका मतलब क्या था कि सबके मन में ये डर रहे कि हमें 7 बजे पहुंचना ही पहुंचना है। उसी तरीके से यहाँ पे जो कानून है आपका, इसमें यह कहा गया कि अगर सरकार रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाती है तो वो लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी, यानी कि फ्री में पैसा देगी। ठीक, जितने दिन का रोजगार सरकार को देने के लिए कहा गया था, अगर वह नहीं दे पाती तो लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी, यानी फ्री में उतने दिन का पैसा देगी। तीसरी बात, इस अधिनियम में उन कामों को वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। तीसरा उद्देश्य ये रखा गया कि ठीक है, हमने 100 दिन का काम करने के लिए तो लोगों को कहा है कि हम आपको 100 दिन का काम देने की गारंटी देते हैं, सरकार उन्हें 100 दिन का काम देगी। अब सरकार जो है वह यह निश्चित करेगी कि उन्हें ऐसे इलाकों में काम दिया जाए या ऐसे काम दिए जाएं जिससे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़े। जैसे कहीं पर अगर कोई नहर बनानी है तो सरकार क्या करेगी, उस काम में लगा देगी लोगों को। भविष्य में क्या होगा, जैसे ही वो नहर बन के तैयार हो गई तो एक तरफ फायदा क्या हुआ कि जो लोग बेरोजगार थे उन्हें 100 दिन का काम मिल गया। ठीक, तो उनको पैसे मिल गए, उनकी आय हो गई। ठीक है, उनका जीवन स्तर बढ़ गया। दूसरी तरफ क्या हुआ,
सरकार ने उनसे एक नहर पे काम करवाया, एक नहर बनवा ली, तो भविष्य में उस नहर से सिंचाई करवा के पास के इलाके में कृषि करवाई जा सकेगी। तो इस तरीके से सरकार इस अधिनियम के माध्यम से बेरोजगारी को भी दूर करने का प्रयास करती है और विकास लाने का भी प्रयास करती है। तो 2 उद्देश्य इसमें शामिल हैं। तो इस तरीके से 3 उद्देश्य मेन हैं आपके, जो इस जो नरेगा अधिनियम है उसके हैं। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, अपने क्षेत्र से उदाहरण देकर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की गतिविधियों एवं कार्यों की तुलना कीजिए। यानी अपने आसपास से उदाहरण देकर आपको ये बताना है कि सार्वजनिक क्षेत्र क्या होते हैं, निजी क्षेत्र क्या होते हैं, उनके कैसे काम होते हैं। ठीक, तो वो उदाहरण के साथ में हमें यहाँ पर बताना है। अब देखो सार्वजनिक क्षेत्र क्या होते हैं। अभी तक हमने देखा प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं, द्वितीयक क्षेत्र क्या होते हैं, तृतीयक क्षेत्र क्या होते हैं। अब इसमें हमें देखना है 2 और क्षेत्र। फिर हमने देखा था संगठित क्षेत्र क्या होते हैं, असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं। अब हम देख रहे हैं सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है और निजी क्षेत्र क्या होता है। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र वे उद्योग जो सरकारी तंत्र के अधीन होते हैं सार्वजनिक उद्योग कहलाते हैं, जैसे भारतीय रेल, लोहा इस्पात उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग आदि। यानी ऐसे तंत्र या ऐसे उद्योग जो किसके अंतर्गत आते हैं, सरकार के अंतर्गत आते हैं, जहाँ पे वही नियम व कानून लागू होते हैं जो सरकार चाहती है। जैसे आपका रेलवे, रेलवे क्या है, रेलवे में बहुत ज्यादा आपका क्या होता है, उत्पादन का कार्य होता है। रेलवे का इंजन भी बनता है, रेलवे की सीट भी बनेंगी। ठीक, तो इस तरीके से जो रेलवे के उद्योग हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के। क्यों? क्योंकि रेलवे में क्या बनेगा, कैसे बनेगा, कहाँ से माल आएगा, कितने रुपए में बेचा जाएगा, ये सब निर्धारण कौन करता है, कितना पैसा लगेगा और किसका पैसा लगेगा, ये सब बातें कौन तय करता है, सरकार। हमारे यहाँ कौन है, रेलवे मिनिस्टर है, वो तय करते हैं ये सारी चीजें। तो इसीलिए यह कैसा क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र। तो मतलब सार्वजनिक क्षेत्र वह उद्योग हुआ जो सरकारी तंत्र के अंतर्गत कार्य करता है, सरकार उसके लिए नियम कानून बनाती है। ठीक है, और इसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसी वस्तुओं या सेवाओं का निर्माण होता है जो लोगों के लिए कल्याणकारी हैं। जैसे रेलवे, रेलवे में निर्माण हो रहा है रेलवे को और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए, ज्यादा इंजन बनेंगे, ज्यादा ट्रेन बनाई जाएंगी, जिससे जो गरीब लोग हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकें। कोई बीमार है, मान लो उसके यहाँ पर अस्पताल अच्छा नहीं है पर उसके यहाँ से ट्रेन की फैसिलिटी है, तो वो क्या करे, जल्दी से वहां से शहर के लिए ट्रेन लेकर जा सकता है और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले सकता है। तो ज्यादातर जो ये ऐसी वस्तुओं का निर्माण करते हैं जिससे लोगों का फायदा हो, इनका उद्देश्य निजी हित या लाभ कमाना नहीं होता। अब रेलवे की, आप रेलवे में जब आप सफर करते हैं तो टिकट देखिए, जनरल के डिब्बे की टिकट जो होती है कितनी कम होती है। आपको लगता है कि उस टिकट के पैसे जो आप देते हैं उससे पूरी रेलवे का खर्चा चल सकता है। 50,000 से भी ज्यादा कर्मचारी वहां पे काम करते हैं। टिकट के पैसे से तो आपका पूरा खर्चा जो रेलवे का है वो नहीं चल पाता। मतलब वहां पे जो सरकार का उद्देश्य होता है वो आपको सुविधा देना ज्यादा होता है, ना कि आय को प्राप्त करना। ठीक, जैसे एक सफर आप करते हैं जो ई रिक्शा होता है उससे, एक सफर आप करते हैं जो सरकारी बसें होती हैं उससे, दूरी सेम होती है, दूरी समान होती है, पर ई रिक्शे वाला आपसे ज्यादा पैसे लेता है, जबकि जो सरकारी बस होती है वो कम पैसे लेती है। वो इसीलिए कम पैसे लेती है क्योंकि उसका जो लक्ष्य है आपको सुविधा देना है, ना कि पैसे कमाना। ठीक, तो जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं उनका लक्ष्य आय नहीं होता, बल्कि लोगों को सेवाएं देना होता है, लोगों को लाभ देना होता है।
ठीक है। इस क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है और इसीलिए इस क्षेत्र में जो कीमतें होती हैं, जैसे बीएसएनएल का जो हम फोन लगाते हैं अपने यहाँ पर, सरकारी कंपनी है, एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, ठीक। और एक आपके पास निजी क्षेत्र की कंपनी भी है, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, ये आपके पास में। इनके प्लान बीएसएनएल से कई गुना ज्यादा महंगे होते हैं। बीएसएनएल के प्लान इनकी तुलना में सस्ते होते हैं। बीएसएनएल का उद्देश्य क्या है कि लोगों तक वाईफाई पहुंचे, जबकि जो जियो है उसका उद्देश्य क्या है, हमें आय हो, हमारी कमाई हो। तो वो सार्वजनिक क्षेत्र होता है जिसमें कीमत का निर्धारण सरकार करती है, अपने फायदे के लिए काम नहीं करते, जनता के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। निजी क्षेत्र इसके जस्ट उलट होता है, इसके जस्ट विपरीत होता है। निजी क्षेत्र क्या होता है, वे उद्योग जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं, जैसे टाटा की कंपनी, जैसे आपकी महिंद्रा की कंपनी, कारें बना रही है महिंद्रा की कंपनी, ये सब क्या है, निजी क्षेत्र है। जियो, एयरटेल, आइडिया, ये सब क्या है, निजी क्षेत्र है, ठीक। इसमें वे उद्योग आते हैं जो आम जनता की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जैसे टेलीविजन, एयर कंडीशन बनाने वाली, फ्रिज आदि बनाने वाले उद्योग, ये सब क्या है, निजी क्षेत्र है, ठीक है। ये गतिविधियां निजी लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं, वो लोग अपने फायदे के लिए करते हैं, ठीक, उन्हें जनता के कल्याण की कोई जरूरत नहीं है। निजी विद्यालय, जैसे निजी विद्यालय सरकारी विद्यालयों से अधिक फीस वसूलते हैं। निजी क्षेत्र के उद्योगों में वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण बाजारी शक्तियों द्वारा होता है। अब आप जब निजी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वही सिलेबस है, वही सारी चीजें हैं, वही शिक्षक हैं, लेकिन वहां पर आपको ज्यादा फीस देनी होती है। और जब आप सरकारी स्कूल में जाते हैं तो आपको कम फीस देनी होती है। उसके पीछे क्या कारण है, सरकार वहां पे नियमों का निर्धारण कर रही है, पहली बात, और सरकार का उद्देश्य सेवा देना है, सरकार का उद्देश्य लोगों का कल्याण करना है, अपनी आय कमाना नहीं। जबकि निजी स्कूल का उद्देश्य क्या है, उससे अपनी आय कमाना, ठीक। तो ये आपका अंतर हुआ सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में। एक एक उदाहरण के साथ में हमने इसे देखा, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे पूछा है कि व्याख्या कीजिए कि किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है। सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान करता है किसी देश के आर्थिक विकास में। आज भले ही हमारे पास में जियो भी है, एयरटेल भी है, लेकिन बीएसएनएल की उतनी ही जरूरत है जितनी जियो की और एयरटेल की है, ठीक। भले ही हमारे पास में आज सबकी अपनी अपनी गाड़ियां हों, अपने अपने पर्सनल जो वाहन है वो हों, लेकिन फिर भी रेलवे की जरूरत उतनी ही है जितनी पहले हुआ करती थी। तो वही यहाँ पर उसका जो है आपसे पूछा गया है कि क्या योगदान है, किस तरीके से वो मदद करता है। किसी क्षेत्र के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्यों? क्योंकि सड़क का निर्माण कौन करेगा? सार्वजनिक क्षेत्र। आप गाड़ी तो खरीद लेंगे अपने पैसों से, पर आप सड़क तो नहीं बना सकते अपने पैसों से। इतने पैसे तो जो सरकारी क्षेत्र है या जो सार्वजनिक क्षेत्र है, जो NHAI है ना, जो आपके हाईवेज बनाता है, इतना पैसा तो सिर्फ वही लगा सकता है। तो जब तक आपके पास सड़क नहीं होगी तब तक आप गाड़ी किस पे दौड़ा लोगे, ठीक। तो इसीलिए सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों का संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा किया जाता है, जैसे सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण, पत्तन, बिजली। आप एसी खरीद लेंगे, आप मशीन खरीद लेंगे, फ्रिज खरीद लेंगे, उसे चलाने के लिए जो बिजली चाहिए वो तो आपकी NTPC ही बनाएगी। और NTPC क्या है? एक सार्वजनिक क्षेत्र है। इसका मतलब ये है कि सार्वजनिक क्षेत्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एक देश के आर्थिक विकास के लिए।
उद्योगपति अपना उद्योग तो लगा लेंगे, कोका कोला वाला अपनी फैक्ट्री तो लगा लेगा, मशीन खरीद लेगा, पर मशीन को चलाने के लिए बिजली तो वो खुद नहीं बना सकता। बिजली बनाने के लिए या बिजली के लिए जो बांध बनाना होगा वो तो सरकार ही बनाएगी। सरकार की ही जो बिजली विभाग होगा वही जब तक बिजली नहीं देगी तब तक कोका कोला वाला अपनी कोका कोला नहीं बना सकता। ठीक है, तो इसीलिए आदि का निर्माण और बांध आदि से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना सार्वजनिक क्षेत्र का काम है। सरकार ऐसे भारी व्यय स्वयं उठाती है। किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए गेहूं और चावल खरीदती है। भाई अब जैसे बहुत लोग हैं जो गरीब हैं, उनके पास खाने के लिए भोजन भी नहीं है, कोई भी अमीर व्यक्ति तो उन्हें भोजन दे नहीं रहा, सरकार ही भोजन खरीदती है, सरकार ही अनाज खरीदती है किसानों से, फिर उन्हें फ्री में बांटती है। उनसे 1 पैसा 3 रुपए किलो, क्या आप समझ रहे हैं गेहूं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। किसान की लागत भी नहीं आती 3 रुपए किलो तो, पर सरकार क्या करती है 3 रुपए किलो में आपको अनाज देती है, जो गरीब वर्ग है उसे अनाज देती है। कैसे देती है? किसान से खरीदती है ज्यादा पैसों में, किसान को सब्सिडी देती है, किसान से ज्यादा पैसों में खरीदती है जिससे कि किसान को भी लॉस ना हो, और फिर कम पैसों में बाकी की जनता को बंटवाती है, जो गरीब जनता है उसको। किस लिए? कल्याण करने के लिए, देश का कल्याण करने के लिए। ठीक है, सरकार किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को सहायता पहुंचाती है। सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराना। आप समझ रहे हैं, एक विद्यालय जहां पर आप पढ़ रहे हैं, सरकारी विद्यालय, आपसे महीने के 200 रुपए लिए जाते हैं, 300 रुपए लिए जाते हैं, हद से हद अगर लिए जाते होंगे तो 400-500 रुपए लिए जाते हैं। आपको किताबें फ्री में दी जाती हैं, ड्रेस फ्री में दी जाती है, लेकिन आपको पढ़ाने वाला जो शिक्षक है उसे अच्छी खासी तनख्वाह दी जाती है। तो क्या लगता है आपको कि आपकी फीस से क्या इतने पैसे जोड़ पाते हैं कि शिक्षकों का वेतन भी दिया जा सके? नहीं जोड़ पाते। इन सबका पैसा कौन देता है? सरकार देती है। क्यों देती है? जिससे कि हमारे देश के लोग पढ़ सकें। तो वो क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र है। तो इसीलिए सार्वजनिक क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है आर्थिक विकास में। अस्पताल देख लीजिए, सरकारी अस्पताल जो है हमारे यहाँ पर, हर कोई तो मान लीजिए डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं 1000 रुपए फीस लेता है डॉक्टर पहले ही देखने के। हर व्यक्ति तो 1000 रुपए नहीं दे सकता, पर बीमार तो वो भी पड़ेगा ना। तो उसके लिए सरकार ने क्या बनाए हैं? जिला अस्पताल बनाया है। आप वहां जाइए, 1 रुपए की पर्ची कटाइए और अच्छे से अच्छे विशेषज्ञ वहां पे मौजूद हैं, उन्हें आप दिखाइए और अपना इलाज लीजिए। ठीक, लेकिन जो विशेषज्ञ वहां पे काम कर रहा है, क्या उसकी जो तनख्वाह है वो इस 1 रुपए से निकल रही है? नहीं निकल रही। कौन दे रहा है उसे? सरकार दे रही है। यानी जिला अस्पताल एक सार्वजनिक क्षेत्र है जो किसके लिए काम कर रहा है? लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहा है। तो इसीलिए अगर हम देखें योगदान को, तो सार्वजनिक क्षेत्र का आर्थिक विकास में एक बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, चले अगले प्रश्न की ओर। चलिए, तो इसी से ही आपका ये लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे आपके आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। अगले अध्याय के साथ में फिर हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच।